जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून गुलाबराव करंजुले पाटील प्रतिष्ठान आणि रोज फाउंडेशन यांच्या वतीने महिलांना नारी शक्ती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे आयोजन रोटरी क्लब या ठिकाणी करण्यात आले होते। तसेच यावेळी सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचा, विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करण्यात आला। नारी सन्मान या कार्यक्रमाचं सर्वस्वी प्रतिबिंब जर पाहायचं म्हटलं तर आज आपल्यामध्ये एक महान व्यक्तिमत्व, ज्याने शून्यातून विश्व निर्माण केलं, अशा आमच्या भगिनी कल्पनाताई सरोज। साधारणतः मला वाटतं त्यांची आणि माझी ओळख साधारणतः 35 वर्षापासून आम्ही एकमेकाला ओळखतो। एका पक्षात आम्ही कामं केली, सामाजिक काम केलं, राजकीय काम केलं। आज त्या इतक्या मोठ्या पदावर गेल्या, त्याचा मला खूप अभिमान वाटतो आणि त्यांचा आदर्श आपण सर्वांनी घ्यावा। प्रत्येकजण राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान होणार नाही, परंतु निदान त्यांच्या आजूबाजूला तरी आपण जाण्याचा प्रयत्न केला तर आपण सुद्धा काहीतरी होऊ शकतो। असं एक उदाहरण आपल्या समोर कल्पनाताई सरोज आजच्या या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या आहेत। गुलाबराव करंजुले प्रतिष्ठान आणि रोज फाउंडेशनच्या वतीने वर्षातून 4 वेळा असे कार्यक्रम घेतले जातात आणि या कार्यक्रमाला मान्यवर उपस्थित असतात। आज सुद्धा या कार्यक्रमाला आमचे उल्हासनगरचे महान व्यक्तिमत्व नारायण कालानी साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेत। त्याचप्रमाणे नैना कालानी आलेत, योगीराज सुद्धा या कार्यक्रमाला हजर आहेत। शुक्लाजी यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष कांजी दल साहेब, विश्वजित करंजुले, त्यांची अर्धांगिनी माझी सून सोम्स मॅडम, डॉक्टर माहेश्वरी यांनी सुद्धा अंबरनाथमध्ये खूप गोरगरीब लोकांची सेवा केली। कधीही जा, माहेश्वरी मॅडमचा दरवाजा उघडा असतो। गोरगरिबांसाठी सदैव त्यांचा हात असा मोकळा असतो आणि मी नेहमी सांगतो, ज्याचा हात खिशात असतो तो खिसा नेहमी भरलेला असतो। रोजलीन मॅडम सुद्धा अनेक कार्यक्रम करतात। मी ह्या बाईचं तर खरोखरच कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। म्हणजे या बाईमध्ये काय अशी एनर्जी आहे। मी कधी कधी एकटा असताना त्यांचा विचार करतो की ही बाई करते तरी काय। म्हणजे मी त्या बाईला अंबरनाथची सावित्रीबाई फुले समजतो। गोरगरिबाची जाण असलेली आणि तळागाळातल्या माणसाला मदत करण्याची ज्याची दानत आहे ती म्हणजे आमची रोजलीन ताई। तसंच पॉल मॅडम आणि आपल्याला इतकं सुंदर मार्गदर्शन केलं या तमन्ना ताई, त्यांच्या मार्गदर्शनातून नक्कीच किन्नर समाजाबद्दल जे काही आपल्यामध्ये विषय होता तो नक्कीच तुमच्यामध्ये परिवर्तन झालं असेल आणि किन्नर समाजामध्ये सुद्धा वकील होता येतं आणि होऊ शकतो असं आमच्या दुर्गा मॅडमने आपल्याला सर्वांना दाखवून दिलेलं आहे। एखाद्या स्त्रीला किती सुंदर असली तरी तिला अलंकाराची गरज असते। तसंच या कार्यक्रमाला किती माणसं असली किंवा किती विद्वान लोक आले असतील, किती मोठे लोक आले असतील, परंतु सूत्रसंचालन करणारे आमचे बंधू, त्यांचं सर्वस्वी महत्त्वाचं कार्य म्हणजे अलंकारासारखं या सभेला त्यांनी सजवलं आहे। त्यांच्या वाणीमध्ये इतका गोडवा आणि इतकी सुंदरता आहे की ते कधी आपल्याला विसरता कामा नये। मित्र हो,
मी नेहमी सांगतो, ताईंच्या बाबतीत जसं शून्यातून विश्व निर्माण केलं, आपण आज साधारणतः 15 ते 20-25 वर्षाच्या वयामधले आज स्टुडंट आहेत. प्रत्येकाला वाटतं मी ग्रॅज्युएशन झालं, 12वी झालो, 10वी झालो, म्हणजे मला नोकरी मिळाली पाहिजे आणि ती नोकरीसुद्धा टेबलावर बसून मिळाली पाहिजे अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. परंतु तुम्ही जर अशी अपेक्षा बाळगत असाल तर ती काही वाईट नाही, परंतु हलकी सलकी कामं करायला सुद्धा तुम्ही शिकलं पाहिजे. आत्ताच नारायण कालेनी साहेबांनी उल्लेख केला, या शहरामध्ये हातगाडीवर कांदे बटाटे विकणारा माणूस अवघ्या वयाच्या 15 ते 20 वर्षापासून हातगाडीवर फेरीवर कांदे विकले आणि या शहराचा मी नगराध्यक्ष झालो. लोकांनी मला इतकं प्रेम केलं की माझ्यासमोर बलाढ्य असे उमेदवार होते, त्यांचं डिपॉझिट जप्त झालं. म्हणजे कांदे विकता विकता मी नगराध्यक्ष झालो. तुमच्याकडे तर संपूर्ण जे काय आहे विद्वत्ता आहे, तुम्ही शिकलेच, तुमच्याकडे विद्वत्ता आहे, सौंदर्य आहे, आईवडिलांची तुम्हाला साथ आहे, तुम्ही काही करू शकता. शुक्लांनी सांगितल्याप्रमाणे इच्छाशक्ती जवळ पाहिजे. इच्छाशक्ती असेल तर माणूस काही करू शकतो. कळसुबाईचं शिखर त्यांनी दोन्ही पाय नसताना त्यांनी सर केलं. त्यांच्यासाठी परत एकदा आपण टाळ्या वाजवल्या तर बरं होईल. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, हे त्रिसूत्री कार्यक्रम आपला सोबती आणि आपला मित्र कसा असावा, ज्याच्याकडनं आपल्याला काही शिकता येईल, त्याच्याकडनं आपल्याला काही गुण घेता येईल, असेच मित्र आपण निवडले पाहिजे. दुर्गुणी मित्राला आपण थोडंसं लांब ठेवलं तर नक्कीच आपल्यामध्ये सुद्धा चांगलं लाईफ आपल्याला मिळू शकते. 9 आंब्याला एक आंबा जर खराब असेल तर तो 9 आंबे खराब करू शकतो, परंतु 9 आंबे खराब असलेले एक आंबा चांगला तो 9 आंब्याला चांगलं करू शकत नाही. आपल्या जीवनामध्ये आपण मित्र निवडताना अशी निवड करा की त्याच्याकडनं आपल्याला भले काही आर्थिक मदत होणार नाही, पण वैज्ञानिक त्याच्याकडनं काहीतरी शिकता येईल. मी लहानपणापासून माझी एक अशी सवय होती, याच बाजूच्या वार्डामधलं जे नगरसेवक होते त्यांच्या घरी मी भांडी घासायचो. त्याचं कारण असं की मोठ्या माणसाबरोबर आपल्याला पाहिलं 4 लोकांनी तर आपलीसुद्धा एक वेगळी गणना होती. आपल्याकडे सुद्धा समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. आणि त्या नगरसेवकाचं नाव एकनाथ शिंदे म्हणून होतं. रोज सकाळी उठून मी त्यांच्या घरी, ते एकटेच होते, त्यांना फॅमिली वगैरे लग्न झालेलं नव्हतं. सकाळी उठून चहा वगैरे बनवून द्यायचो आणि त्यांची भांडी घासायचो. मलाही खायला मिळायचं, त्याच्यामुळं मी सुद्धा तिथं ते रोज त्यांच्याकडे जायचो. तर आपल्याला ते काय देतात त्याच्यापेक्षा त्यांच्याकडनं आपण गुण घेतलं पाहिजे. आयुष्यामध्ये तुम्हाला नातेवाईक निवडायचा अधिकार नाही आहे. देवाने तुम्हाला नातेवाईक निवडायचा अधिकार दिलेला नाही. आई निवडण्याचा अधिकार नाही, भाऊ निवडण्याचा अधिकार नाही, बहीण निवडण्याचा अधिकार नाही, मावशी निवडण्याचा अधिकार नाही, पण मैत्रीण आणि मित्र निवडण्याचा अधिकार नक्कीच आपल्याला आहे. म्हणून आपण दुर्गुणाची संगत न करता सज्जनाबरोबर ज्याच्याकडनं आपल्याला काही शिकता येईल अशा लोकांबरोबर राहिलं पाहिजे आणि अशाकडनं 4 गुण घेतले पाहिजे. मी परत एकदा बराच वेळ झालेला आहे, जास्त वेळ घेणार नाही. चांगले वक्ते यांचं आपल्याला भाषण ऐकायचं आहे आणि नारी सन्मानाचा कार्यक्रम आपल्याला चालू करायचा आहे. मी परत एकदा आपल्याला
सर्व विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्य सुखाचे, समृद्धीचे आणि भरभराटीचे जावो असे मी शुभेच्छा देतो. यावेळी सर्व प्रमुख पाहुण्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून उद्योगपती पद्मश्री डॉक्टर कल्पना सरोज, महिला सशक्तीकरणातील राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती आणि प्रमुख उद्योजक नयना कलानी, नरेन कलानी, आयुष मंत्रालय प्रमाणित योगाचार्य सतीश शर्मा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते रमेश शुक्ल, अंबरनाथचे भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सचिव गुलाबराव करंजुले पाटील, उद्योगपती विश्वजित गुलाबराव करंजुले पाटील, तेजश्री विश्वजित पाटील आणि व्यापारी असोसिएशन अध्यक्ष कांजीबाई थल, ॲडव्होकेट दुर्गाजी या कार्यक्रमात उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अनुराग आचार्य यांनी केले. तसेच रोज फाउंडेशनचे अध्यक्ष व अंबरनाथ भाजपा अल्पसंख्याक सेलच्या अध्यक्षा प्रभारी रोजलिन फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी भाजप महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हमें थर्ड जेंडर का रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया था, तब तक हम इस देश के वासी तो थे, इस देश में रहने वाले लोग थे, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं थे. 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट जब दिया, तब हमें तीसरे जेंडर का दर्जा मिला इस देश में. आज मेरे साथ मैं मेरे काम बताऊंगी आपको मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जिस दोस्त को मैंने लेकर आई हूँ, मेरी बचपन की सहेली है, और आज वो महाराष्ट्र की पहली किन्नर वकील है जो हम लोगों ने उसे पढ़ाया है, और एडवोकेट दुर्गा. क्या होता है पता है, जैसे भैया बोल रहे थे ना कि एक हम जब हम ये करते हैं, एक इरादा करते हैं नहीं हमें ये करना है, तो वो करता है इंसान. जब ये वकील बन रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोग बोलते थे ये क्या वकील बनेगी, ये किन्नर है, ये क्या है, नहीं कर पाएगी. लेकिन मैं हर किसी से झगड़ती थी, हर किसी से झगड़ती. अनुराग भैया को मेरी लाइफ के बारे में पता अच्छा है, अच्छी तरह से, क्योंकि अनुराग भैया ने एक बार ये किस्सा छेड़ दिया था कि दीदी मुझे आपके लाइफ के बारे में जानना है, तो मैंने उनको बता दी थी. मैंने भी भीख मांगी है. हालांकि बेगिंग इज अ क्राइम इन इंडिया. बेगिंग जो है, भीख मांगना इंडिया में क्राइम माना जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इंडिया में बेगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, और किन्नर समाज तो ज्यादा ही. हमने आज भी हमारे समुदाय के लोग भीख मांगकर, हमें कहीं बाहर से फंड नहीं है, कहीं सरकारी तरफ से फंड नहीं है. लॉकडाउन जैसे 3 साल के वर्ष में 2.5 साल लॉकडाउन रहा, हमें सरकार से 1 रुपये का अनाज नहीं मिला है. मैं स्टेज पे से बोल रही हूँ ये बात, और बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ. हमारे लिए अनुराग भैया हैं, रोजलिन मैडम हैं, हमारे गुलाबराव सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की. हमें राशन मिला, और हमने जितना हमारे लिए चाहिए था वो राशन हमारे पास रखा. हमारे पास जो आप लोगों का ही दिया हुआ चीज था वो हमने गरीबों में बांटा. इससे पहले हम लोग बहुत सारे लोग, हम सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करते थे, किन्नर समुदाय की उनकी भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ही काम किया करते थे. लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमें समझ में आया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आए, उन्होंने बोला कि दीदी हमारे पास राशन तक नहीं, हमें राशन नहीं मिल रहा. तो जब हम ट्राइबल एरियाज में गए तो हमें पता चला कि एक्चुअली वो नीडेड है, उन्हें ज़रूरत है. आज भी ऐसे इलाके हैं, अपने ही महाराष्ट्र की बात बता रही हूँ मैं, आज भी ऐसे इलाके हैं ट्राइबल एरियाज जहाँ पे बिजली नहीं है. आप यकीन करोगे, बिना बिजली के जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग. तो एक बार जाके कल्पना सरोज को बात कर लीजिएगा. तो ये आप YouTube पे देख सकते हैं. तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने मेरा इस तरह से एक नाम लिया, ये बात थी. और दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ते थे, छोटे थे, बच्चे थे, 8 साल का कोर्स था जो 2 साल में उन्होंने पूरा किया. जिस घर में वो रहते थे, भूखे पैसे रहते थे,
सूखा पाव खाते थे, जिस तरह से भी उनकी परिस्थितियाँ थी उन परिस्थिति से वो जूझ के वो कर रहे थे। लेकिन 2014 में हम लोग पेरिस गए थे और पेरिस से जब हम लौट रहे थे लंदन आए थे हम लोग, और लंदन में जब गए तो बाबा साहब का घर देखने के लिए गए तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ था फॉर सेल करके। तो बड़ा अजीब सा लगा कि इतने सालों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर ये घर था और आज ये फॉर सेल कैसे हो रहा है। तो मेरे साथ में कुछ IAS ऑफिसर्स भी थे, जब हम लोग गए थे तो उन्होंने ये कहा कि मैडम अगर हम लोग गवर्नमेंट को कहते हैं तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस घर को खरीद सकती है। तो मैं बोला फिर हम लंदन क्या कर रहे हैं, चलो जल्दी से हम इंडिया जाते हैं। और हम लोग इंडिया आए और हमने काफ़ी कोशिश की। जुलाई कुछ था 2014 में, तो जुलाई से लेके मतलब काफ़ी सारे हमारे जो IAS थे उन्होंने प्रस्तावना लिखी, काफ़ी सारी मेहनत हुई, लेकिन इत्तेफाकन वो सारी चीज़ें ना हो सकी। और ये हुआ कि एक नई सरकार आ गई। ठीक है, नई सरकार आने से पहले आचार संहिता लगी हुई थी और आचार संहिता के दिन हमारे सारे अधिकारी जहाँ कर वहाँ बैठे हुए थे, कुछ मिनिस्टर भी थे कि भाई ये फाइल है इसको साइन कर दीजिए ताकि ये जो घर है बाबा साहब का ये हमें ख़रीदना चाहिए करके। लेकिन बदनसीबी देखिए कि नहीं हुआ। और उसके बाद जितनी भी मतलब उस सरकार की फाइलें थी वो सब मतलब अभी कचरे के डिब्बे में जाएंगी, ऐसी सबकी सोच थी। मैं भारतीय महिला बैंक की डायरेक्टर थी और इत्तेफाक से देखिए कि 31 दिसंबर 2014 में मेरी मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग लग गई थी दिल्ली में। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम प्राइम मिनिस्टर को मिले और उनके सामने ये बात रखे कि भाई क्यों ना ये घर हम खरीदे, एक कोशिश करके देखते हैं। 6-7 महीने में तो खैर नहीं हुआ, अभी करके देखते हैं। और मैंने एक ईमेल भेज दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और मेरी खुशकिस्मती ऐसी थी कि मुझे 3:30 बजे का टाइम 31 दिसंबर को ही मिला। जब हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए गए तो मेरे हस्बैंड मन्नन जी गोरे और मैं, हम दोनों ही गए थे। कोई डेलीगेशन नहीं, कोई मोर्चाबाजी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हम दोनों सिर्फ गए और हमने साहब के सामने बात रखी। तो वहाँ कुछ 2-4 लोग यूँ भी बैठे थे, तो कहने लगे कि क्या मैडम अभी भी सरकार मतलब बनी है और क्या आप लेकर आई हो कि बाबा साहब का घर खरीदना चाहिए, क्या सरकार के पास और कोई काम नहीं है। ठीक है, अभी कोई और आएगा बोलेगा साउथ अफ्रीका में जो है वो गांधी जी का ये था वो था वो भी खरीद लो, कोई कहेगा नेहरू जी का ये था खरीद लो। तो ये सारा काम सरकार करेगी तो बाकी का क्या। तो मैंने उनसे कहा कि सारे नेता जो है, जो सारे जो हमारे वो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए देश के लिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात कुछ और है। वो बच्चा जो 8 साल का कोर्स है वो 2 साल में पूरा करता है, ऐसा स्टूडेंट ना कभी हुआ है ना होगा कभी। फिर खाने के लिए उसके पास अनाज नहीं, रात रात भर जागता है, पढ़ाई करता है और इतना सब करने के बाद क्या करता है, देश को आके संविधान देता है। तो साहब अगर ये घर बिक गया, वहाँ कोई होटल बन गया, वहाँ जो विद्या की देवी जहाँ रहती है उसका कोई शराब पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए सर। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि साहब ने इतना सुना और सिर्फ मुझसे कहा कि प्राइस क्या है। मैंने कहा सर 40 करोड़ समथिंग, क्योंकि पाउंड में है ना, ऐसे ही कुछ। बोलता अच्छा ठीक है, पीनट है सरकार के लिए, चलो ले लिया। सैल्यूट है मोदी जी को कि कोई मोर्चाबाजी नहीं, कोई दिल्ली के मतलब हम लेकर गए नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल से 2 लोग हम लोग गए। ये एक्टिविटी अपना फोकस और अपनी सोच और हम क्या देखना चाहते हैं आगे, इस पर है। ये दोनों लाइनें दिख रही हैं इधर, हाँ, पाम और हाथ के बीच में जो दोनों लाइनें हैं, हाँ जी, ये दोनों लाइनों को ज्वाइन कीजिए ऐसे। ठीक है, ये दोनों लाइनों को ज्वाइन कीजिए, पूरा फोकस देना, पूरा ध्यान देना। ये एक्टिविटी हर एक के सोचने का नज़रिया बदल देगी। जो कोई नेगेटिव वर्ड में चैंपियन होते हैं ना, दिन भर में 100 नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, परेशान, सत्यानाश, हैरान, सब भूल जाना आज के बाद, सब बोलना नहीं बिल्कुल। दोनों लाइन ज्वाइन करें। अब ऐसे हाथ को नमस्कार के पोजीशन में फोल्ड कीजिए, 1 फुट की दूरी पर और अपने नाक के लेवल पे ऐसे, 1 फुट की दूरी पर और अपने नाक के लेवल पे ऐसे। अब इसके आगे कोई किसी को देखेगा नहीं, ना ही मुझे देखेगा। अपने बीच वाली उंगली को देखिए, हाइट, दोनों की हाइट,
दोनों की हाइट देख रहे हैं। आपको ऐसा कुछ लगेगा कि एक आधी हाइट थोड़ी सी बड़ी है, एक उंगली छोटी और एक उंगली बड़ी है, या शायद बराबर भी हो। तो जो भी उंगली बड़ी है वो हाथ हटा दीजिए, वो वहाँ से, जो भी उंगली बड़ी है वो हाथ हटा दीजिए वहाँ से, ठीक है, हटा दिए। अब ये पाम अपने चेहरे की तरफ फेस कीजिए ऐसे, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा नाक के नीचे रखना, हाइट नाक के ऊपर नहीं, ऐसे बिल्कुल फेस कीजिए। और अपनी बीच वाली उंगली को देखिए, टॉप ऑफ द मिडिल फिंगर, और कहिए ग्रो लॉन्गर, कहिए ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, कहो बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। जैसे पहले ये दोनों लाइन ज्वाइन करे थे वैसे ही ज्वाइन कीजिए हाथ दोनों, और फोल्ड कीजिए नमस्कार की पोजीशन में, और देखिए अपनी उंगली को, दिखा कोई चीज क्यों पॉसिबल नहीं होगी अगर आप 10 बार वही 10 बार बोलोगे घर में चोरी होगी, चोरी होगी, जरूर चोरी होगी। 10 बार बोलोगे मेरा बेटा नालायक है ना, जरूर नालायक है। 10 बार बोलोगे मेरा बेटा बहुत होशियार है, वो जरूर होशियार बनेगा। आज यहाँ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों हैं।